वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का टॉपिक है, आप सभी लोग इससे परिचित हो गए। क्लास 9th में 8th में आपने लीनियर इक्वेशन का नाम सुना होगा, ठीक है। 10th में भी उसी का नाम सुन रहे हो। बस डिफरेंस ये है, 8th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, केवल वहाँ पर x का यूज़ हम करते थे या y का यूज़ करते थे, दो वेरिएबल वहाँ पर यूज़ नहीं होता था। 9th में जब तुम आए तो ये पेयर वर्ड अभी नहीं आया, बट यहाँ पर वन वेरिएबल की जगह पर टू वेरिएबल आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट वहाँ पर इक्वेशन कितने होते थे? बस एक इक्वेशन हुआ करता था। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन भी है, पावर कितनी है इसकी? 1 है। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर जिस इक्वेशन की कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो 1 है पावर, ठीक है। अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी टू वेरिएबल है, यहाँ पर x भी है और y भी है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? वहाँ पर यहाँ पर हम क्या करते थे? x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू फाइंड करते थे, इस तरीके से कुछ करते थे और इसको हम ग्राफ पर शो करते थे। और मैंने बताया था जब भी लीनियर इक्वेशन में जब आपके पास सिंपल सा एक इक्वेशन केवल आपके पास है और वहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो मैंने कहा था कि आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो इसमें अब हमें ज़्यादा नहीं घूमना है। आपको अगर समझना होगा तो आप 9th की वीडियोस बनी हुई उसको जाकर के देख सकते हो। यहाँ पर है टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ये तो आप समझ गए। बट यहाँ पर पेयर आ गया। अब आपके पास एक सिंगल इक्वेशन नहीं होगा, अब आपके पास डबल इक्वेशंस होंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि एक लीनियर इक्वेशन अगर पेयर में होगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन अगर है और टू वेरिएबल है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते थे? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखते थे ना। ये तब लिखते थे हम जब हमारे पास सिंगल इक्वेशन होती थी। अब हमारे पास टू इक्वेशंस है, मतलब दोनों इक्वेशन भले ही टू इक्वेशन है लेकिन दोनों कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो मतलब कि ये भी तुम्हारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होगा। यहाँ पर a b c ये सब क्या हैं? ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, कोई ना कोई नंबर्स यहाँ पर होगा। ये c कांस्टेंट होगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल्स हैं। अब अगर हम दोनों को इसी तरीके से लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो हम समझ कैसे पाएंगे कि ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा क्या इसमें अपनाया गया कि हमने कर दिया यहाँ पर a1x b1y, यहाँ पर c1। इज इट क्लियर? और सेकंड इक्वेशन जो है उसको हमने क्या कर दिया? a2x b2y c2। सिंपल सा, बस शो करने के लिए कि ये 1 1 1 है, मतलब कि पहले इक्वेशन का a है, ये दूसरे इक्वेशन का ये। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसका कोई यूज भी नहीं, तो बस बता रहा हूँ केवल मैं। ये मत समझना कि बस सारा का सारा टॉपिक पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। तो इसको बस एक कंसेप्ट के लिए कि बस याद रखो कि हम ऐसे लिखते हैं चीज़ों को। चलो अब देखो, यहाँ पर अब बात आ रही है कि हम जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर ये इक्वेशंस आएंगे कैसे और हमें सॉल्व कैसे करना है इसको। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड है। अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम ही आएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ कि बार बार आपसे तो नहीं बोला हूँ, 9th वालों को बोला अभी मैंने कि वर्ड्स प्रॉब्लम सबसे मोस्ट प्रॉब्लम आपका इस लीनियर इक्वेशन का होगा। और आपको भी यही बोल रहा हूँ पहली बार आज कि वर्ड्स प्रॉब्लम पर आपको फोकस करना है, क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन चैप्टर से आपको एक वर्ड्स प्रॉब्लम कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, कई बार 2 या 3 मार्क्स में भी आता है। तो ये मान के चलो कि इससे क्वेश्चन आना है वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आज इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और उसमें हम बात करेंगे फिर आगे। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस क्या होगा,
किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो सबसे पहले ये जान लो सिंपल सा कि ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है कि तुम ग्राफ बनाते थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इधर पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर्स, ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस वर्टिकल वाली पोजीशन होती थी, ठीक है। यहाँ ओरिजिन पर 0 0 होता था, एक्स वाई दोनों। अब देखो जब तुम लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ये तुम्हें याद है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मतलब कि कभी ऐसे नहीं घूम करके जाएगा, कभी पैराबोला नहीं बनेगा, कभी कर्व लाइन नहीं बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में। कभी इधर से गया तो भी स्ट्रेट, इधर से आया तो भी स्ट्रेट, इधर से गया तो भी स्ट्रेट, मतलब जहाँ से भी तुम्हारी लाइन बनेगी वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो क्लियर है। चलो अब इसी में एक बात करते हैं कि पहले जब तुमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो वहाँ पर केवल और केवल एक इक्वेशन हुआ करता था, और एक इक्वेशन से आप केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो जाहिर सी बात है कि टू लाइन्स जो ग्राफ से गुजरेंगी, और दो लाइन जब आपस में कहीं किसी ग्राफ पर गुजर रही हैं, सेम ग्राफ पर, तो जाहिर सी बात है वहाँ 2-3 कंडीशंस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों लाइनें जो गुजरे वो कहीं ना कहीं, मान लो कि एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन कहीं ऐसे गई, और दोनों लाइनों ने आपस में दूसरे को क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट थिंग ये हो सकता है। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमने ग्राफ पर ड्रॉ किया। ग्राफ पे इक्वेशन को ड्रॉ करने तो आता होगा ना? नहीं आता होगा तो वो भी 9th में जाकर देखना। यहाँ भी मैं बताऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो यहाँ भी मैं ग्राफ को ड्रॉ करना बताऊंगा कैसे ड्रॉ होता है। बस अभी के लिए इतना समझो कि जब हम लीनियर इक्वेशन, एक सिंगल इक्वेशन के बारे में जब पढ़ते थे और 2 वेरिएबल हुआ करता था 9th में, तो वहाँ पर एक सिंपल सा फंडा था कि वहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशंस होगा। बट यहाँ पर सिंपल सा फंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास केवल सिंगल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर में है तो यहाँ पे 3 तरीके हो गए। पहला मैंने बताया कि लाइन आपस में कट कर सकती है कहीं पे, इंटरसेक्टिंग लाइन, कि पहले इक्वेशन की लाइन ऐसे गई, दूसरे की ऐसे, कहीं ना कहीं कट किया। कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीच में ही कट करे, कहीं भी कट कर सकती है। इट क्लियर? सेकेंड थिंग कि तुम्हारी लाइन हो सकता है कि ग्राफ पर पैरेलल जा रही हो। मैं ग्राफ को मिटा क्यों दे रहा हूँ बार बार? तो सेकेंड थिंग हो सकता है कि पहले इक्वेशन की लाइन ऐसे गई और सेकेंड वाला इक्वेशन भी ऐसे जा रहा है, मतलब कि दोनों कहीं पर कट ही नहीं हो रहे हैं। कट होने के, अगर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, आपने पढ़ा ही है कि अगर लाइंस, कोई भी 2 लाइन्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, तो कहीं भी वो आपस में, कहीं भी आगे कितना भी बढ़ाते चले जाओ, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो एक पैरेलल लाइन हो सकता है ये। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है ग्राफ का? थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि एक लाइन ऐसे गई, पहले इक्वेशन की लाइन ऐसे जा रही है, सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी इसके ऊपर से चली जा रही है, इसी के जस्ट ऊपर, कहीं दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल ऊपर। मेरी लाइन थोड़ी दाएं बाएं हो रही है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ओके? मतलब कि एक लाइन जो ऐसे गई है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, एक के ऊपर एक। तो 3 कंडीशन हो सकता है अगर 2 इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैं तो। अब तीनों का मतलब क्या है? देखो ग्राफ पर कई बार क्या होता है ना, ग्राफ पर तुम अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हो 2 इक्वेशन की, एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन, सॉरी, मान लो कि ये ग्राफ है और एक लाइन तुम्हारी मान लो कुछ ऐसे गई और दूसरी लाइन क्या हो रही है, कुछ यहाँ से जा रही है, मान लो इस तरीके से है, दूसरी लाइन भी ऐसे जा रही है, ऐसे गई। तो तुम्हें लग रहा है यार लाइन तो कहीं इंटरसेक्ट की नहीं, लग रहा है ना? ये मानो तुम्हारा ग्राफ भी छोटा है, इतने में तुम्हारा ग्राफ खत्म हो गया और लाइन अभी आपस में कट भी नहीं की। तो यहाँ पर तुम कैसे समझ पाओगे लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है? तो उसके लिए भी हम एक टेबल देखेंगे, टेबल से इसको क्लियर करेंगे हम। बट अभी के लिए समझो इन तीनों का मतलब क्या है। अगर 2 इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन की लाइन आपस में कहीं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वो जो इक्वेशन होगा, अगर मान लो तुम्हारा ग्राफ छोटा है और लाइन को तुम बढ़ा रहे हो, कहीं कट करने जैसा नहीं दिख रहा है, मान लो ऐसे तुम्हारा लाइन जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इतने में मान लो तुम्हारा पेज खत्म हो गया।
ठीक है, इतने में पेज खत्म हो गया। इसका क्या मतलब, लाइन ये कट नहीं करेगी, ये लाइन कट करेगी। इसका मतलब ये तुम इसको आगे एक्सटेंड करोगे अगर, तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। मीन्स कि अगर टू लाइन हैं और दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, जैसे मैंने थोड़ा सा को बेंड कर दिया, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो कहीं ना कहीं दोनों जाके आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर आपको ग्राफ में ना भी पता चले तो उसके लिए भी कंडीशन बताया जाएगा। बट इतना याद रखो, जब भी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको मानना क्या मतलब है, तो वहाँ पर ऑलवेज उस इक्वेशन का केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन होगा मतलब कि कोई भी इक्वेशन मान लो इस तरीके से दिया हुआ है कि 2x + 3y + 9 = 0, 5x + 4y + 10 ले लो = 0। कोई इक्वेशन मान लो ऐसे दिया हुआ है और इसका ग्राफ तुम ड्रॉ कर रहे हो, दोनों के दोनों आपस में कहीं पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर x और y की कोई एक वैल्यूज तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। और लीनियर इक्वेशन जो सिंगल इक्वेशन होता था वहाँ पे तो इन्फिनिट होता था, क्योंकि वहाँ पे एक ही इक्वेशन था, x रखो y पाओ, x की वैल्यू रखते जाओ, y पाते जाओ। क्योंकि नंबर्स रखना थोड़ा आसान है ना, 1 से लेकर इन्फिनिट नंबर्स हैं, तुम जितने नंबर रखोगे उतनी वैल्यू मिलेगी। बट यहाँ पर तो दो इक्वेशन है, दोनों को तुम ऐसे कोई नंबर तुम उसमें पुट अप नहीं कर सकते हो। सेकेंड थिंग है, ग्राफ तुम्हारा जब पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, हमेशा याद रखना सॉल्यूशंस तुम्हें तभी मिलेंगे जब ग्राफ कहीं पर टच करे, जब लाइन कहीं पर टच करे आपस में। यहाँ पे एक पॉइंट पर कट किया था तो एक सॉल्यूशंस होगा इसका, एक पॉइंट पे कट किया तो 1 सॉल्यूशंस। यहाँ पे एक भी पॉइंट पे टच ही नहीं कर रहा है, जब टच ही नहीं है तो नो सॉल्यूशंस। इट क्लियर? ऐसे तुम याद रख सकते हो, एक पॉइंट पे कट 1 सॉल्यूशंस, नो कट नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, तुम सीधे कह सकते हो कि नो सॉल्यूशंस, क्योंकि कहीं भी ना तो टच किया ना कट किया है। थर्ड थिंग, तीसरा जो चीज़ है कोइंसिडेंट का मतलब ही होता है कि एक के ऊपर एक चीज़ें आपस में रख दिया जाए, उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ये पैरेलल लाइन, और ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी इसी पर हो। मान लो कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, मतलब दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हैं। ऐसा कंडीशन कब आएगा? ऐसा कंडीशन तब आएगा जब तुम्हारा दोनों का दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब कि ऊपर भी लिखा हुआ है 2x + 3y + 6 = 0, और दूसरा इक्वेशन भी यही आ रहा है 2x + 3y + 6 = 0। दोनों इक्वेशन सेम है। ऐसे कंडीशन में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो भी मैंने बताया कि दोनों लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी, और जब कोइंसिडेंट होंगी इसका मतलब ये हो गया जब ऐसे कट हो रही हैं तो किसी एक पॉइंट पर कट हो रही हैं। अब जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही आ गई है, इसका मतलब कि हम बोलते हैं कि एक जो लाइन होता है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बोलते हैं ना। कैसे होंगे? मान लो कि ये लाइन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ऐसे है। अब हमें पता है कि 1 और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर भी तो है, और हमें यह भी पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना। इसका मतलब कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। जो नंबर्स होते हैं किसी न किसी पॉइंट पर ही तो होते हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या कर रहे हैं, पॉइंट को ही तो शो कर रहे हैं। तो एक लाइन पर मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशंस भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मीन्स कि अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो सोल्यूशन हमारा इनफाइनाइट होगा, या मेनी सोल्यूशन, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे इसके। इट क्लियर? लास्ट में एक चीज़ इसको देख लो, इसके लिए हम एक अलग वीडियोस बनाएंगे तीनों मेथड के लिए। ये तो हो गया ग्राफिकली हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ग्राफ पे। आपको वर्ड्स प्रॉब्लम देगा, उसको बोलेगा कि ग्राफ पर उसको ड्रॉ करो, शो करो, और ग्राफ से ही हम सीधे x और y की वैल्यू भी निकालते हैं। ये तो अलजेब्रिक मेथड है यहाँ से x y निकालने का। यहाँ पर बिना क्वेश्चंस को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किए ग्राफ पर लाइन को ड्रॉ करके तुम क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यू
फाइंड कर सकते हो। वो हम कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसको सॉल्व करेंगे कि ग्राफ को देख के तुम बता दो कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। ग्राफ को लेकिन ड्रॉ करना पड़ेगा। थर्ड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से हमारे पास 3 मेथड हैं। देखो ये जो ग्राफिकल सॉल्यूशंस है ये एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बट आपको वर्ड्स प्रॉब्लम इसमें जो दी हुई होंगी उसको तुम्हें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इस लीनियर इक्वेशंस में बस तुम इतना कर लो, जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है सबको इक्वेशन बना के छोड़ दो बस। अगर तुम्हें इक्वेशन बनाने आ गया और इसमें से तीनों मेथड जो अभी हैं इसमें से कोई एक मेथड तुम्हें आता हो करने, बस तुम्हारे लीनियर इक्वेशन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना तुम्हें। अभी के लिए पूरा पढ़ो, जब एग्जाम आएगा मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है हर चैप्टर वाइज। अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे 3 मेथड हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब ही लग रहा है कि कोई वैल्यू उठा के हमें कहीं और पुट कर देनी है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब कि हमें एक्स और वाई एलिमिनेट करने का, तो समझ रहे हो ना, किसी एक को रिमूव कर देना है, हटा देना है। एलिमिनेशन का मतलब मान लो कि मैंने इसको गायब कर दिया, और कैसे गायब करेंगे वो मैं बताऊंगा। और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नाम से लग रहा है कहीं हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दूसरे के बीच में। तो ये 3 मेथड्स हैं। और आपको अगर कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, मान लो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। चाहे इससे सॉल्व करो, चाहे इससे सॉल्व करो, चाहे इससे सॉल्व करो, आंसर एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा सेम होगी। अब ये भी याद रखना कि जब भी तुम्हारा एक इक्वेशन हो कि 2x + 3y + 6 ऐसे लिखा हो, कोई बोले कि यहाँ से x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो क्या यहाँ से डायरेक्टली हम बता सकते हैं क्या कि x और y की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, हमें ना तो x पता है ना तो y पता है। ग्राफ पर तो ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ पे हम ड्रॉ करते हैं कि x की वैल्यू कुछ अपने से सोच लिया हमने, y की वैल्यू कुछ निकल जाती है, ठीक है। जैसे हम ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, कुछ ऐसे लिखते थे इसको कि 2x = 0 कर दो, -6 हो गया इधर, फिर 3y को भी भेज देते थे -3y, फिर यहाँ से x = -6 - 3y / 2 भी इधर आ गया। तो हम करते क्या थे वहाँ पर, यहाँ x की y की वैल्यू कुछ भी सोच के पुट करते थे, x की वैल्यू मिलती थी, y रखते थे, x मिलता था। बट अगर हमें अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना हो तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज x और y मिसिंग हैं। अगर केवल दोनों जगह x होता, केवल सिंगल वेरिएबल यूज होता, तो हम इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते। क्या करते, इन दोनों को ऐड करते, 3 और 2 5x = -6, तो x = -6/5, ये तो सॉल्व हो जाता हमारा। बट अगर 2 वेरिएबल मिसिंग है तो हमेशा याद रखना है कि सिंगल वेरिएबल है, अगर सिंगल इक्वेशन है तो वहाँ पे सिंगल वेरिएबल भी होगा तभी वो इक्वेशन सॉल्व होगा। और अगर डबल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन भी हमारे पास होना चाहिए। अदरवाइज x और y अगर यहाँ पर दिया हुआ है और 2 इक्वेशन आपके पास नहीं है तो आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओगे, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अभी, वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम 2 वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करते हो, बट कुछ क्वेश्चन में हमें करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के लिए, कहाँ पर क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम दोनों में है और दोनों के दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं। अब वर्ड्स प्रॉब्लम को देख के आप ये समझ ही ना पाओ कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता जल्दी। क्यों नहीं समझ में आएगा वो मैं बताऊँगा। जब वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे तो मैं वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर के आऊँगा। ये चीज़ हो गई। और लास्ट यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। रिड्यूसिबल का मतलब क्या करना है, हमें कुछ इक्वेशंस हमें दिए होंगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 13। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो वेरिएबल डिवीजन में नहीं होता है, वेरिएबल इसके साथ क्या होना चाहिए, नंबर जो दिए हुए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तभी तो लीनियर इक्वेशन होगा। हमारा जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है क्या है, वो ax है, ना कि a/x है, ठीक। बट हम इसको लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो रिड्यूसिबल
का मतलब ही यही हुआ कि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करके इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में हम चेंज करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मैंने बताया था इसके बारे में एक टेबल बनाना है, मैं टेबल आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ और इसको क्लियरली समझा देता हूँ। वहाँ पर आपका यहीं पर आपका लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक है पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। बस उसके बाद जो आपको टॉपिक बचेगा वो होगा ये तीनों मेथड पे एक एक वीडियोज आ जाएंगी और आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से कैसे खेलना है वो खेलना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आइए टेबल जरा देखते हैं। तो ये आपका टेबल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, इसको ज़रा अच्छे से समझ लेना और इसको रटने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे चीज़ों को याद रखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं ये आपके बुक में दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक में आप जाओगे तो पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 46 पर ये टेबल बना हुआ है। उस टेबल को जरा देखना उसको और देखते हुए यहाँ भी समझो। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन को जरा देखो। फर्स्ट इक्वेशन से हम ए बी सी की वैल्यू का रेशियो निकालेंगे। a1/a2 b1/b2, ये समझ रहे हो ना। ये a2 किसका है, मैंने 1 2 शुरुआत में बताया था कि 1 का मतलब ये पहले इक्वेशन का a, a2 का मतलब पहले इक्वेशन का a। इज इट क्लियर। जो x के साथ वैल्यू है वो a है, y के साथ जो वैल्यू है वो b है। अब ये पहले वाले इक्वेशन की दूसरे के इक्वेशन की है वो हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ b1/b2 c1/c2। तो यहाँ से देखो जरा a1/a2, तो a1/a2 यहाँ पर a1 की जगह क्या है 1 है तो 1, a2 की जगह क्या है डिवाइड बाई 3, ये है। सेकेंड थिंग देखो यहाँ पर b1/b2, b1 क्या है देखो साइन के साथ लिखना है -2/+4, -2/4। c1/c2 देखो c1 तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो c1 नहीं गिवन है तो क्या लिख दोगे 0 और c2 कितना है डिवाइड बाई -20, ये हो गया। चलो अब देखो जो चीज़ कट हो रही है उसको कट भी कर सकते हो। -2 1 2 2 2 4, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं -1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं। इतना हो गया। इसको भी जरा a1 इन सब का रेशियो में जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। देखो 2/4, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 6, 3 डिवाइड बाई 6, 9 डिवाइड बाई -18, तो माइनस माइनस तो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा मतलब 1/2, 3 1 जा 3 2 जा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल अगेन 9 1 जा 9 2 जा 1/2। देखो ये भी 1/2 1/2 1/2 आ रहा है तीनों। अब इसका मतलब बताऊंगा मैं। थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है x, मतलब यहाँ पे 1x है तो ये 1/2, ये 2/4 कैंसिल करोगे ये भी क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और -4/-12, -4/-12 मतलब 4 1 जा 4 4 3 जा 12 1/3 आ गया। ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, जब भी कोई दो इक्वेशन, मैंने बताया था ना कि ग्राफ पे तुम्हारा इक्वेशन थोड़ा सा मान लो दोनों लाइनें टेढ़ी हैं, हल्का सा बेंट है, बट तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफ तुम्हारा इतना बड़ा तो है नहीं कि तुम ग्राफ को लेकर के दूसरे ग्राफ पे चढ़ जाओ। तुम्हारा ग्राफ तो लिमिटेड है, एक कॉपी है 4 साइज का, तो वो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, तुम्हारी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो हमें दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये शुरुआत का जो दोनों रेशियो है ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये 1/3 है 1/2 है, तो इक्वल ना हो तो हमारा जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो इंटरसेक्ट करेगा। और मैंने बताया था कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा कितना सोल्यूशन होगा, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन बोलो या उसी को बोलो वन सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन उसका तुम्हें फाइंड आउट होगा। सेकेंड यहाँ पर है, अगर ऐसा कंडीशन कहीं पर आ गया कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल हो जाएं, देखो जैसे यहाँ भी 1/2 1/2 1/2, अगर तीनों आपस में इक्वल हो गए, तीनों के इक्वल होने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था ना कि जब हमारी लाइन कोइंसिडेंट वाली होती है, तो मैंने बताया था ऐसा कंडीशन कब होता है जब लाइन एक के ऊपर एक आ जाए,
ऐसा तब होगा जब दोनों इक्वेशन हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि दोनों इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट है, लग रहा है ना, बट तुम्हें दिखाता हूँ दोनों इक्वेशन डिफरेंट नहीं है। बस हुआ कि वहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y - 9 = 0 और वो है 4x + 6y - 18 = 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करूँ, एक फंडा पड़े हो ना कि हम इसमें से तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। तीनों से कॉमन क्या होगा, तीनों से कॉमन हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम तीनों से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेने का मतलब कि तीनों से हम 2 को क्या कर दें, 2 से तीनों को डिवाइड कर दें। तो 2 × 2 = 4, ये 2x हो गया, 2 × 3 = 6 + 3y हो गया, 2 × 9 = 18 - 9 हो गया = 0। देखो सेम इक्वेशन आ गया ना भाई, सेम इक्वेशन सही है। तो अगर ऐसे इक्वेशन कहीं पर आते हैं कि हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों को तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो लाइन क्या करेगी, वो कोइंसिडेंट करेगी। क्या करेगी वो, कोइंसिडेंट, आपस के एक के ऊपर एक हो जाएगी। और ऐसा कंडीशन जब होगा तो मैंने बताया था कि कोई भी लाइन हमारी जो होती है उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट्स पर दूसरी लाइन आके ज्वाइन हो चुकी है, तो इसका मतलब सोल्यूशन से हमारे कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे वहाँ पर। लास्ट का यहाँ पर है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन तुम्हें गिवन है। अगर कंडीशन ऐसा आ जाए कि शुरुआत का A1 A2 B1 B2 तो इक्वल हो, बट B1 B2 C1 C2 के इक्वल ना हो, मतलब कि ये शुरुआत का 2 रेशियो इक्वल है बट आखिरी C1 C2 जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं हो, तब हम कहेंगे कि ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल जब होती है लाइन तो कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है, नो सोल्यूशंस। जब इस इक्वेशन को तुम इस मेथड से सॉल्व करोगे ना, ये तीनों जो मेथड मैंने दिया है, तो देखोगे ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। ये एक्स वाई दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे। जब एक्स वाई ही कट जाएगा तो तुम्हें वैल्यू किसकी मिलेगी, फिर केवल कांस्टेंट बचता है वहाँ पर, एक्स वाई बचेगा ही नहीं, एक्स वाई कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे वहाँ पे हमें कोई सोल्यूशंस नहीं मिलेगा। और एक्स वाई ही जब कैंसिल हो जाएगा, हमें एक्स वाई ही तो खोजना रहता है ना बंधु, तो यहाँ पर नो सोल्यूशंस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को। अब इसमें एक चीज़ और भी पूछता है, कई बार इक्वेशन तुम्हें दे देगा तो इसमें कुछ भी पूछ देगा। इक्वेशन देगा तुम्हें, सीधे पूछ सकता है कि भाई ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। तो तुम्हें सीधे क्या करना है, यही रेशियो लिखना है पहले। रेशियो ये तुम्हें जानना है कि ये रेशियो इक्वल हो रहा है तो कोइंसिडेंट, ऐसा रेशियो तो इंटरसेक्टिंग, ऐसा रेशियो है तो पैरेलल। इसी में एक चीज़ और पूछेगा कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ, बस इसको इंग्लिश में मतलब समझो कि मैथमेटिकल टर्म्स में कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सम सॉल्यूशंस, कि कोई ना कोई सॉल्यूशंस अगर किसी का है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशंस तुम फाइंड आउट करते हो तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन कंसिस्टेंट होगी। और किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन तुम्हें फाइंड नहीं हो रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट, मतलब यहाँ सॉल्यूशंस के लिए कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशंस तो इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे देखो तुम बता सकते हो कि कहाँ पर कंसिस्टेंट होगा और कहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे पहले वाले में सॉल्यूशंस मिल रहा है, भले ही एक मिल रहा है लेकिन सॉल्यूशंस तो मिल रहा है ना यहाँ पर, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ सेकंड में देखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहा है, भले इनफाइनाइट मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। थर्ड में देखोगे सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है तो ये थर्ड इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तीसरे वाला इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ गए ना। ये आपका ओवरऑल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में था। आप इसे अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो इन तीनों मेथड्स पर होगी। इन तीनों मेथड को हम समझेंगे, उसके बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम को खेलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।